तो चलिए आज एक ऐसी सर्वाइवल थ्रिलर के सफर पर चलते हैं जिसकी टोन लिटरली आपके रोंगटे खड़े कर देगी। आज की हमारी इस चर्चा के केंद्र में है एक ऐसा भयानक अपोकलिप्स जहां सर्वाइवल के लिए इंसान किसी भी हद तक जा सकता है। ये सिर्फ ठंड की कहानी नहीं है, ये धोखे और एक बेहद ठंडे कैलकुलेटेड रिवेंज की कहानी है। यहाँ इंसानियत के लिए कोई जगह नहीं बची है। बर्फीले पानी में डूबते हुए मैंने कसम खाई थी कि अगर मौका मिला तो मैं खून से हिसाब लूंगा। जरा सोचिए, ये कसम उस भयानक मोटिवेशन को सेट करती है जो इस पूरी कहानी की नींव है। अपनी पिछली जिंदगी में हमारे प्रोटैगनिस्ट को किसी और ने नहीं बल्कि खुद उसके छोटे भाई जीबोहुंग और उसकी गर्लफ्रेंड लियू रुयान ने एक रेस्क्यू बोट पर अपनी जगह पक्की करने के लिए सीधा बर्फीली नदी में धक्का दे दिया था। जमते हुए पानी में डूबते वक्त जो बदले की आग जली थी वही इस पूरे एनालिसिस की ड्राइविंग फोर्स है। और फिर आता है ये नंबर -70 डिग्री सेल्सियस। ये कोई आम सर्दियों वाली ठंड नहीं है, ये इस यूनिवर्स का सबसे बड़ा, सबसे भयानक फिजिकल थ्रेट है। एक ऐसा विनाशकारी तापमान जो पलक झपकते ही पूरी सोसाइटी, पूरे इंसानी ढांचे को चकनाचूर करके रख देता है। लिटरली सब कुछ जम जाता है और जो थोड़े बहुत लोग बचते हैं ना, वो अपनी सबसे बुरी और डरावनी प्रवृत्तियों पर उतर आते हैं। तो अब आते हैं कहानी के पहले भाग पर, बिट्रेयल एंड द रीबर्थ, यानी धोखा और पुनर्जन्म। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग है वो है रीबर्थ का ये कॉन्सेप्ट। हमारा प्रोटैगनिस्ट ठीक उसी पल में वापस जागता है, आपदा आने से पूरे 5 दिन पहले। ये वो वक्त था जब सर्वाइवल सिस्टम्स बांटे जा रहे थे। अब उसके पास अपनी पिछली जिंदगी की वो सारी खौफनाक यादें हैं कि कैसे उसने अपना खुद का खाना और कपड़े दांव पर लगाकर अपने भाई और उसकी गर्लफ्रेंड को बचाया था, और बदले में उसे क्या मिला? एक खौफनाक मौत। लेकिन इस बार चुनाव बिल्कुल अलग होने वाले हैं। चलिए अब दूसरे भाग की तरफ बढ़ते हैं, द सिस्टम्स एक्सप्लेन्ड। तो सर्वाइवल के लिए इन दो सिस्टम्स के बीच का फर्क समझना बहुत क्रूशियल है। एक तरफ है रेप्लिकेशन सिस्टम, जिसे उसका छोटा भाई अपने घमंड में आकर तुरंत चुन लेता है। ये सिस्टम किसी भी चीज की इंस्टेंट कॉपी बना सकता है बिना किसी कूलडाउन के। सुनने में कमाल लगता है ना, लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी है। ये शरीर की लाइफ एनर्जी को बुरी तरह से सोख लेता है। दूसरी तरफ है डीकम्पोजिशन सिस्टम, जिसे प्रोटैगनिस्ट स्मार्टली अपनाता है। ये कचरे को फ्यूल और फ्रेश खाने में बदल सकता है, लेकिन इसके लिए बहुत सारे रॉ मटेरियल्स और पहले से तगड़ी तैयारियों की जरूरत पड़ती है। भाग 3, प्रिपेयरिंग फॉर द एपोकलिप्स, आपदा से ठीक पहले की वो रेस। प्रोटैगनिस्ट ने उन बचे हुए 5 दिनों का इस्तेमाल किसी मास्टरमाइंड की तरह किया, एक बेहद कैलकुलेटेड टाइमलाइन। पहले दिन अपना घर बेच दिया और लाखों का लोन लेकर कैश इकट्ठा किया। दूसरे और तीसरे दिन शहर के बाहर एक विला किराए पर लिया, उसमें मिलिट्री ग्रेड इंसुलेशन और एयर सर्कुलेशन सिस्टम फिट करवाया। चौथे दिन पूरे शहर का कचरा और कबाड़ इकट्ठा करना शुरू किया, और 5वें दिन लिटरली सब कुछ लॉकडाउन कर दिया। उसने बेसिकली अपनी पूरी पुरानी जिंदगी को लिक्विडेट कर दिया, सिर्फ और सिर्फ अपने सर्वाइवल को फंड करने के लिए। और इस तैयारी का नतीजा क्या हुआ? एक ऐसा बंकर आर्सेनल जो हथियारों से नहीं बल्कि इंसुलेशन, हाई पावर जनरेटर्स, 50 बैरल डीजल और शहर भर के कबाड़ से बना है। अजीब लगता है ना कि कोई पुराने टायर्स और प्लास्टिक वेस्ट का ढेर क्यों लगाएगा, लेकिन यही तो ट्विस्ट है। ये कचरा असल में डीकम्पोजिशन सिस्टम का रॉ मटेरियल है। यही वो कबाड़ है जो आगे चलकर एक अल्टीमेट लग्जरी लाइफ का बेस बनने वाला है। भाग 4, द आइस अपोकैलिप्स अराइव्स। वो बर्फीली तबाही जिसका डर था, अब वो आ चुकी है। तापमान अचानक से बहुत तेजी से गिरना शुरू होता है, -30 डिग्री। ये वो पॉइंट है जहां पहली बार लोगों में घबराहट फैलती है। न्यूज़ एंकर्स इसे सिर्फ एक नॉर्मल कोल्ड वेव बताकर पब्लिक को शांत करने की हताश कोशिश कर रहे हैं, लेकिन असल में ये एक भयानक अंत की डरावनी शुरुआत है। टेंशन तब और ज्यादा बढ़ जाती है जब पारा -60 डिग्री तक लुढ़क जाता है। घरों की खिड़कियों के कांच अचानक से चटकने लगते हैं। सड़कों पर जो गाड़ियां भागने की कोशिश कर रही थीं, वो स्किड होकर तुरंत सॉलिड मेटल ब्लॉक्स में जम जाती हैं, मानो पूरी दुनिया एकदम से एक जमे हुए अंधेरे में डूब गई हो। और फिर एब्सोल्यूट फ्रीजिंग पॉइंट हिट करता है, -70 डिग्री। ये अल्टीमेट कोलैप्स है। इस ग्रिम रियलिटी को बस इस एक फैक्ट से समझा जा सकता है कि इस एक झटके में आबादी का 30% हिस्सा तुरंत खत्म हो जाता है। पूरा का पूरा शहर एक मरे हुए आइस फील्ड में तब्दील हो जाता है। लेकिन रुकिए,
बाहर के इस जमे हुए नर्क के ठीक उलट बंकर के अंदर का नज़ारा बिल्कुल अलग है। यहाँ तापमान एकदम 26 डिग्री पर सेट है। डीकॉम्पोजिशन सिस्टम का असली जादू अब यहाँ साफ नजर आता है। प्लास्टिक की बोतलों से हाई क्वालिटी कोयला बन रहा है, सड़ी हुई लकड़ियों से फ्रेश वैग्यू बीफ मिल रहा है, और तो और एक्सपायर हो चुकी दवाइयों से नई एमॉक्सिसिलिन बन रही है। ये एक परफेक्ट कांस्टेंट टेम्परेचर वाला यूटोपिया बन चुका है। और यहीं पर कहानी में आती है वो इमीडिएट ड्रामेटिक आयरनी। जरा ध्यान दीजिए। भाई प्लीज हमें बचा लो, मुझसे गलती हो गई, बस एक घूंट गर्म सूप के लिए दरवाजा खोल दो। जो भाई कुछ दिन पहले रेप्लिकेशन सिस्टम पाकर खुद को दुनिया का भगवान समझ रहा था, वो अब भूख और ठंड से तड़पते हुए उसी दरवाजे पर भीख मांग रहा है। ये वही मदद है जो उसने अपनी पिछली जिंदगी में प्रोटैगनिस्ट को देने से साफ इनकार कर दिया था। और अब हम पहुंचते हैं भाग 5 पर, द प्राइस ऑफ रेप्लिकेशन, शॉर्टकट्स की असली कीमत। एंटैगनिस्ट का जो डाउनफॉल है ना, वो वाकई दिल दहला देने वाला है। शुरुआत में जो उसका घमंड और शो ऑफ था, वो जल्द ही खौफनाक बेबसी में बदल जाता है। उसे ब्रदर लॉन्ग नाम का एक गैंगस्टर पकड़ लेता है और उस रेप्लिकेशन सिस्टम की वजह से जी बोहोंग को एक प्रोडक्शन मशीन बना के रख दिया जाता है। उसे खाने में आधी सड़ी हुई ब्रेड दी जाती है और जबरदस्ती सिगरेट और खाना कॉपी करवाया जाता है। नतीजा, उसकी लाइफ एनर्जी पूरी तरह ड्रेन हो जाती है और उसका एक बेहद दर्दनाक अंत होता है। इसी बीच बंकर की सुरक्षा का भी असली टेस्ट होता है। जब गैंगस्टर ब्रदर लॉन्ग अपने आदमियों के साथ बंकर पर हमला करता है, तो प्रोटैगनिस्ट कुछ नहीं करता। वो बस आराम से बैठकर देखता है। बाहर का तापमान -74 डिग्री है और हमलावर बाहर ही जमकर बर्फ के पुतले बन जाते हैं। इसके बाद का जो प्रैग्मेटिज्म है वो हैरान करने वाला है। हमलावरों की गाड़ियों और उनके गियर्स को डिकम्पोज करके 20 लीटर बायोडीजल और रिफाइंड स्टील में बदल दिया जाता है। हर एक खतरे को एक रिसोर्स में कन्वर्ट कर दिया गया। ये मोमेंट प्रोटैगनिस्ट के रिवेंज आर्क का साइकोलॉजिकल एंड पॉइंट है। अब उसके अंदर दया नाम की कोई चीज नहीं बची है। वो सर्वेलेंस कैमरा के जरिए अपने पुराने दुश्मनों को एक एक करके तड़प कर मरते हुए देखता है, और उसे कोई खुशी नहीं होती, बल्कि एक अजीब सी शांति मिलती है। ये इंसानियत से पूरी तरह डिटैच होने और अपनी इस आइसोलेटेड रियलिटी को पूरी तरह अपना लेने का एक चिलिंग मोमेंट है। और फाइनली भाग 6, द फाइनल चॉइस, सर्वाइवल की आखिरी कसौटी। डे 100, 100वां दिन। ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। बाहर की दुनिया अभी भी एक फ्रोजन टूम्ब यानी एक जमी हुई कब्रगाह बनी हुई है, लेकिन बंकर के अंदर लाइफ पूरी तरह थ्राइव कर रही है। वहां हॉट स्प्रिंग्स हैं, फ्रेश फूड है और होम थिएटर्स चल रहे हैं। सब कुछ एकदम स्टेबल और सेफ है। लेकिन तभी मॉनिटरिंग स्क्रीन पर 10 किलोमीटर दूर एक बड़ा सा शैडो नजर आता है। एक रेड क्रॉस आइस ब्रेकर शिप। रेस्क्यू टीम आखिरकार आ गई है। उनकी सर्च लाइट्स इस मरे हुए शहर में किसी चमत्कार की तलाश कर रही हैं। ये बाहरी दुनिया से रेस्क्यू और वापस ह्यूमन सोसाइटी में लौटने का एक सीधा और शायद इकलौता मौका है। लेकिन प्रोटैगनिस्ट क्या करता है? वो अपने वॉकी टॉकी का बटन नहीं दबाता। वो उस शिप को वापस मुड़ते और घने अंधेरे में गायब होते देखता है और चुपचाप अपनी सुरक्षित गर्म दुनिया में वापस सोफे पर बैठ जाता है। सवाल यह है कि जब अपोकलिप्स में इंसानों का डर ठंड से भी ज्यादा खतरनाक लगने लगे और सर्वाइवल के लिए अपनी पूरी इंसानियत की कीमत चुकानी पड़े, तो क्या वो सर्वाइवल वाकई एक जीत है? ये कहानी हमें इसी गहरे और डार्क मॉरल सवाल के साथ छोड़ जाती है, जो यकीनन काफी सोचने पर मजबूर कर देता है।